मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज बड़ा ही डिमांडेड टॉपिक लेके आया हूँ। 4-5 साल पहले, याद नहीं है डेट, मैंने उप नक्षत्र पर एक वीडियो दिया था। उसकी डिमांड आज भी है, वो वायरल है। उसमें 14-15 हज़ार व्यू आ गए हैं। आज भी उस पर 10-20 व्यूज़ आते रहते हैं। तो उसकी डिमांड है मित्रों, और आप लोगों की ज़रूरत भी है कि उस पर वीडियो दिया जाए। सर्वथा नवीन टॉपिक समझिए और बहुत आवश्यक टॉपिक है। शीर्षक का नाम है उप नक्षत्र स्वामी की भूमिका और उपयोगिता। आपके केपी ज्योतिष में उप नक्षत्र स्वामी की क्या भूमिका है, क्या उपयोगिता है, रोल एंड यूटिलिटी ऑफ सब स्टार लॉर्ड। जी हाँ, आप सभी लोग की जिज्ञासा रहती है, रहेगी कि आखिर उप नक्षत्र स्वामी के बारे में क्यों नहीं बोला जाता, जबकि बराबर कहा जाता है कि उप नक्षत्र स्वामी सहयोग करें। तो मित्रों, आज ये विषय है और इस विषय पर मैं एक संदर्भ सहित अच्छी वार्ता, अच्छा संवाद आपसे करना चाहता हूँ। देखिए, आप सभी जानते हो कि कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष में ही उप नक्षत्र और उप नक्षत्रों का सूत्रपात हुआ है। उसके पहले राशि और नक्षत्र तक ही हम सीमित थे। राशि, नक्षत्र, ग्रह और हर चीज। तो आधारभूत ज्योतिष तो वैदिक पाराशरी ज्योतिष है, लेकिन 5000 वर्ष पूर्व उसकी रचना हुई थी। उसमें तमाम मिलावट आ गई थी और थोड़ा सा लोग उसमें अपने तरफ से ज़्यादा जोड़ दिए थे। नाते गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने उसमें संशोधन की जरूरत समझा और कुछ नए घटक को जोड़ते हुए एक नए ज्योतिष का नाम हुआ, जिसका नाम कहते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति, जो सर्वथा नवीन भी है और सर्वथा सटीक है, सर्वथा उपयोगी है और सर्वथा इस समय डिमांडेड भी है। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, कृष्णमूर्ति पद्धति में 4 स्टेप थ्योरी का नाम आप सुने हो। मतलब 4 थ्योरी है, 4 कदम वाली थ्योरी, 4 स्टेप, 4 बिंदु। जैसे राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र और उप नक्षत्र। तो मित्रों, इस 4 स्टेप थ्योरी का रहस्य तभी समझ में आएगा जब राशि, नक्षत्र और उप नक्षत्र को जानने के बाद उप नक्षत्र के महत्व और भूमिका तथा उपयोगिता को भी आप जान जाएंगे। आप सभी जानते हो कि एक राशि 2.25 नक्षत्रों की होती है और एक नक्षत्र में 9 उप नक्षत्र बना करके उसको उप नक्षत्र बनाया गया, 9 विभाग बनाकर। और एक उप विभाग में, एक उप नक्षत्र में 9 उप विभाग अर्थात उप नक्षत्र स्वामी बनाया गया। आप जानते हो उप नक्षत्रों की संख्या 249 है। उसी के आधार पर 1 से लेकर 249 तक की होरारी प्रश्न कुंडली तैयार की जाती है। होरारी संख्याएं हैं और जो बहुत अच्छा फल देती हैं। समय समय पर हमने वीडियो में उसकी व्याख्या भी किया है। तो 249 को भी 9 भागों में बांट दिया गया। अब जो 249 गुणे कितना हुआ? 249 माने 250, 9 गुणे 22.5, मतलब 2250 खंड बनाए गए। कुल मिला के कई 2200 खंड बनाए गए। उसको 243 ही मानिए, 6 खंड और बढ़े थे। तो इस तरह से 2200 भागों में एक राशि को बांट करके कितना सूक्ष्म उसको बनाया गया। जैसे एक बूंद से ही ताल बनता है, समुद्र बनता है,
एक दाना से ही ढेर बनता है, समूह बनता है, एक इकाई से समूह बनता है, परिवार बनता है, समाज बनता है। एक धागा से ही कपड़ा बन जाता है। तो इस तरह से एक इकाई का, छोटी इकाई का जो महत्व है, उसी एक परमाणु बम, एटम बम में एक अणु का महत्व सबसे ज़्यादा, मतलब सूक्ष्मता ही शुद्धता का परिचायक। वैज्ञानिक तार्किक पद्धति उसी को कहते हैं जो अति सूक्ष्म हो और जिसका अति सूक्ष्मतम रिजल्ट मिलता हो। तो मित्रों, वही वो इकाई है उप नक्षत्र स्वामी। अब इसकी भूमिका क्या है, उपयोगिता क्या है, बार बार मैं वीडियो में बताता हूँ, लेकिन आज पुनः विस्तार से बता रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके सब्सक्राइब करिए और बगल में जो बेल आइकन आती है उसे पुश करके आल के बटन पर क्लिक करिए और वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिए ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं और मुझे उसकी हार्दिक प्रसन्नता होती है। तथा वीडियो को स्किप करके मत भगाइए मत, भगा के मत देखिए पूरा वीडियो। जो भी 10-12 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट की वीडियो है, इसको देखने में ही आपकी भलाई है। आप चाहे ज्योतिषी हो या दर्शक, विद्वान, शिक्षक, दर्शक हो, सबके लिए बड़ी लाभकारी पॉइंट है। आप हमेशा अपेक्षा रखते हो। जैसे जन्म समय संशोधन, जन्म के समय पर ही कुंडली आपकी आधारित है और जन्म समय की अशुद्धि आपकी कुंडली को गलत कर सकती है, तो इसका फलित और फलादेश है वो कैसे सही हो सकता है, वो भी गलत हो जाता है। तो जन्म समय संशोधन में मिनट सेकंड तक संशोधन करने का कार्य उप नक्षत्र स्वामी करते हैं, क्योंकि एक उप नक्षत्र स्वामी का मान सेकंड से लेकर के 2-3 मिनट तक होता है। तो अगर मिनट सेकंड तक जन्म समय को संशोधित करना है, सही फल प्राप्त करना है, तो उप नक्षत्र स्वामी की भूमिका है, आवश्यकता, उपयोगिता है। अब दूसरा विषय आता है जन्म, तीसरा आता है लग्न, भाव, ग्रह, राशि, सन। चाहे लग्न 29 डिग्री, 29.5 डिग्री या 0 डिग्री पर है तो आपके अंदर भ्रम पैदा होता है कि मीन लग्न है कि मेष लग्न है, कर्क है कि सिंह है, और जो ही लग्न बदलेगा फल बदल जाएगा। तो इस तरह से लग्न जो संधि पर होते हैं, बॉर्डर पर होते हैं, कोई ग्रह अगर बॉर्डर पर है, भाव कुंडली में भाव अगर बॉर्डर पर है तो, और राशि कोई बॉर्डर पर है तो बदल जाते हैं स्थान, भाव बदल जाएगा, ग्रह इधर से उधर हो जाएंगे, लग्न एक दूसरी हो जाएगी, तो आपका पूरा फल ही उलट जाएगा। इस नाते उप नक्षत्र स्वामी में वो क्षमता है, वो उसकी भूमिका है कि वो संधि पर स्थित भाव, राशि, नक्षत्र और नक्षत्र सबको प्रभावित करता है और सबको बदल सकता है और बदल करके शुद्धतम स्थिति में ला देता है। तो ये उसकी तीसरी उपयोगिता है। चौथा है दशा अंतर्दशा के संदेह को सही करना। अगर कोई दशा अंतर्दशा चल रही है, आप जानते हो जब बॉर्डर पर कोई चीज़ होती है तो बॉर्डर पर एक देश दूसरे देश से अलग हो जाता है, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से अलग हो जाता है, एक जिला दूसरे देश जिला से अलग। इसी तरह से चाहे राशि हो, नक्षत्र हो, उप नक्षत्र हो, ग्रह हो, भाव हो, सब बदल जाते हैं। इसी तरह से दशा अंतर्दशा भी संदेह के घेरे में आ जाती है कि सूर्य की चल रही है कि चंद्रमा की आ गई, तो दशाएं बदल गई, दशाएं बदल जाएंगे, उनका भाव बदल जाएगा, अर्थ बदल जाएगा, फलादेश बदल जाएगा, तो आपके कुंडली के फलादेश पर गलत असर पड़ेगा। ये जानते दशा किसकी चल रही है, उप नक्षत्र स्वामी ही बता सकते, उप नक्षत्र स्वामी द्वारा ही सही किया जाता है। अब उसके बाद ग्रहों का संबंध देखना।
मैं बार बार कहता हूँ, और भी तमाम विषय हैं कि ग्रहों का संबंध देखने के लिए हमने बार बार कहा है कि रत्न धारण करना हो तो महादशा नहीं सही है, तो महादशा से रिलेटेड ग्रह का रत्न धारण करिए। तो रिलेशन को जब देखना है तो बताया हमने, दृष्टि देखिए, युति देखिए, उसकी राशि में कोई ग्रह उसको देखिए, नक्षत्र देखिए, उप नक्षत्र, और हमने अंत में कहा है उप नक्षत्र को भी देखिए। तो अगर ग्रहों का रिलेशन देखना है और उप नक्षत्र माने सब लॉर्ड को पता ही नहीं है तो संबंध आप नहीं देख पाओगे, जो रत्न आपको धारण करना है वो नहीं पहन पाओगे। तो मित्रों, ग्रहों के संबंधों को देखने में भी उप नक्षत्र की भूमिका और उपयोगिता बड़ी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है कुंडली निर्माण में। कोई भी कुंडली आपकी जो बनती है, अगर उप नक्षत्र स्वामी तक सही नहीं है, मिनट सेकंड तक सही नहीं है, उप नक्षत्र स्वामी माने मिनट सेकंड तक कुंडली का सही, अगर वो सही नहीं है तो स्थूल है, उससे सूक्ष्म फल मिलना असंभव है। ये नाते कुंडली की शुद्धता में उप नक्षत्र स्वामी पर निर्भर है। अब आते हैं टैलेंटेड अनटैलेंटेड ग्रह। टैलेंटेड अनटैलेंटेड पर हमने अभी वीडियो दिया था, कई वीडियो दिया हूँ। जो अनटैलेंटेड ग्रह होता है सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, इसकी व्याख्या हमने किया था, कई पॉइंट्स बताए थे। लेकिन जिस भाव में कोई ग्रह न हो और उस भावेश की राशि में, नक्षत्र में, उप नक्षत्र में, यहाँ तक कि उप नक्षत्र में, वहाँ उप नक्षत्र की जरूरत, उसमें भी कोई ग्रह न हो तो एकदम पूर्ण रूप से अनटैलेंटेड वह ग्रह होता है और सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। ये हमने वीडियो इस साल 5-6 साल पहले भी दिया था, एक दिन और भी दिया। तो इस तरह से टैलेंटेड अनटैलेंटेड के प्रभाव और असर को जानने के लिए वहाँ उप नक्षत्र स्वामी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और कुंडली फलादेश में सर्वत्र, कुंडली का फलादेश जहाँ भी है, जो भी है, उसमें सर्वत्र भूमिका है, हर जगह उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जो रूलिंग प्लैनेट्स हम बनाते हैं उसमें उप नक्षत्र स्वामी को हम ढूंढते हैं, सबसे पहले ढूंढते हैं कि राशि नहीं गड़बड़, नक्षत्र नहीं गड़बड़, उप नक्षत्र, तो कहीं उप नक्षत्र तो गड़बड़ नहीं है। तो इस तरह से कहीं भी अब कितनी व्याख्या की जाए, सर्वत्र उप नक्षत्र स्वामी की भूमिका है। आपको एक कुंडली भी दी गई है। तो मित्रों, आज हमारा मकसद यही था कि उप नक्षत्र स्वामी के महत्व को जानिए और उप नक्षत्र को कैसे गणना कर सकते हैं, इसको हमने उप नक्षत्र तक तो गणना का वीडियो हमने दिया है। उप नक्षत्र की गणना कैसे करें, इस पर आने वाले समय में एक वीडियो जरूर दूंगा। आज का वीडियो चूँकि लंबा हो रहा है और अतः आज का टॉपिक मैं बंद करता हूँ। फिर 1-2 दिन में नए शीर्षक के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए 1 मिनट इसको नोट कर लीजिए, पॉइंट्स हैं, आपके काम आएंगे। और फिर बंद कर रहा हूँ। फिर हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएं।